चलो तो गुड इवनिंग। तो हमारी जो करंट पर्सपेक्टिव सीरीज है, आज उसमें हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया, NIPU। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। NIPU। सबसे पहले हम बात करें तो यूरिया क्या चीज है। सिंपल फर्टिलाइजर है, खाद है। किस काम में लेते हैं? खेतों में फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए। सबसे पहला यूरिया का केमिकल फॉर्मूला होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में 2 NH2 जुड़े हैं। सही है, ये यूरिया है। हेबर-बोस प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। यूरिया में 46% फर्टिलाइजर होता है, मतलब नाइट्रोजन होता है। विश्व में सबसे ज्यादा खेतों में फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन के सोर्स के रूप में यूरिया ही लिया जाता है। लेकिन ज्यादा यूरिया करने से न्यूट्रिएंट इंबैलेंस हो जाता है और फसल का उत्पादन बढ़ने के बजाय कम हो जाता है। अपने साथ भी कुछ कमोबेश यही है। और सरकार एनपीके का रेशियो कितना है? नाइट्रोजन के लिए तो यूरिया अवेलेबल है, बाकी फास्फोरस और पोटेशियम का रेशियो एनपीके के साथ में बिगड़ जाता है। तो सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी लेकर आए थे, और सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 के माध्यम से किसानों को 12 पैरामीटर पर बताया जाता है कि उनकी सोइल में नाइट्रोजन की कमी नहीं है, या नाइट्रोजन का यूरिया आप हर साल डालते हो तो नाइट्रोजन इतना बढ़ गया है, और ज्यादा डालोगे तो नुकसान पहुंच जाएगा। एनपीके का रेशियो बिगड़ जाता है। अगर पर्याप्त मात्रा में डाला जाए तो ये फसल की ग्रोथ को बढ़ा देती है। क्या करती है? नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट के रूप में चाहिए अमाइनो एसिड बनाने के लिए। 20 प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं, वो सारे मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन जो है वो हमारे जीवों की, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसकी कोशिकाओं की स्ट्रक्चर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर प्लांट के पास नाइट्रेट होगा तो अमाइनो एसिड तेजी से बनेंगे, अमाइनो एसिड तेजी से बनेगी तो प्रोटीन तेजी से बनेगा, सेल डिवीजन तेजी से होगा तो प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी, पादप की वृद्धि ज्यादा होगी। पादप की वृद्धि ज्यादा होगी तो फसल का उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होगा। इसलिए पेड़ पौधों की क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूरिया का नाइट्रेट या नाइट्रोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा, क्लोरोफिल, जो पत्तियों में हरेपन के लिए जिम्मेदार है। क्लोरोफिल जो है उसको बनाने के लिए भी नाइट्रोजन की आवश्यकता है। जितना ज्यादा नाइट्रोजन मिट्टी में अवेलेबल होगा, पेड़ पौधों की पत्तियां उतनी ही हरी और तेजी से विकसित होंगी, उतना ही फोटोसिंथेसिस होगा, प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी। आई बात समझ में? तो इसका मतलब यूरिया अपने देश में, दुनिया में काम में आने वाला सबसे आम फर्टिलाइजर है, जो किसानों के द्वारा बड़े लेवल पर काम में लिया जाता है। एक नंबर बात तो यह है। दूसरा, अब यूरिया जो है उसका प्रोडक्शन करने के लिए अपने को कुछ चीजें चाहिए। एक चीज चाहिए अपने को, हाइड्रोजन गैस का सोर्स, क्योंकि यूरिया का अपने केमिकल फॉर्मूला देखा, हाइड्रोजन का सोर्स चाहिए। अब हाइड्रोजन का सोर्स हो सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, H2O का विद्युत अपघटन करवा के इससे हम हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, कोल गैस, यानी कि कोयले की स्टीम और उसका यूज करके हम हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, जो तेल के कुएं होते हैं उनमें क्रूड ऑयल निकलता है, क्रूड ऑयल के साथ एक गैस निकलती है जिसको बोलते हैं नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। इस नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा होता है मीथेन। मीथेन में से हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका, जो नेचुरल गैस है तेल के कुएं से निकलती है, उसमें जो मीथेन है उस मीथेन से हाइड्रोजन प्राप्त करना होता है। तो इसका मतलब यूरिया निर्माण के लिए अपने को कच्चे माल की आपूर्ति अगर चाहिए, कच्चा माल चाहिए, तो सबसे पहले कच्चा माल के रूप में जरूरत पड़ेगी किसकी? नेचुरल गैस की। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा? मीथेन होगा। अब नेचुरल गैस की मीथेन में से हम क्या अलग कर लेंगे? हाइड्रोजन। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस होती है। अब वायुमंडल से नाइट्रोजन अलग कर लेंगे और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की अभिक्रिया करवा के हम प्राप्त करेंगे अमोनिया, NH3। अमोनिया गैस बनाई। अब अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे CO2 के साथ में, और हेबर-बोस प्रोसेस से बनेगी यूरिया।
यूरिया कहते हैं इसको। तो इसका मतलब कच्चा माल यूरिया बनाने के लिए क्या चाहिए? नेचुरल गैस, प्राकृतिक वायु है, बाकी CO2 के साथ में अभिक्रिया करके इसको बनाते हैं। ठीक है, अब ये यूरिया बनाने के लिए, अब चूंकि भारत एक बड़ा देश है और इस बड़े देश में जो एग्रीकल्चर है उसमें लगे हुए लोगों की जनसंख्या लगभग 50% से आसपास है, थोड़ी नीचे चली गई होगी अभी। भारत के अंदर जो ज्यादातर जनसंख्या है वो कृषि के ऊपर डिपेंड करती है। छोटे और मार्जिनल किसान है, और छोटे और मार्जिनल किसान है वो अपने खेत का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक सबसे लोवेस्ट जो मतलब सबसे कम कीमत पे फर्टिलाइजर जो मिल जाता है यूरिया, उसका तो उपयोग अवश्य ही करते हैं। रेनफेड एरिया यानी कि बरानी खेती में तो नहीं करते होंगे, बाकी जो जहां पर इरिगेशन सुविधाएं, सिंचाई सुविधाएं, वहां पर यूरिया का यूज करते ही है, सब जगह ही करते हैं। अब इतना बड़ा अगर भारत के किसान 50% लोग यानी कि लगभग 80 करोड़ के आसपास खेती से जुड़े हुए, तो इसका मतलब यूरिया की डिमांड भी अच्छी खासी होती है। अब यूरिया का प्रोडक्शन अब मार्केट अपन फैक्ट्री में करते हैं, तो प्रोडक्शन के टाइम पर जो कॉस्ट आती है और किसानों को जो सरकार उपलब्ध कराती है, उस कॉस्ट में दिन रात का अंतर है। सपोज प्रोडक्शन कॉस्ट आती है यूरिया की 3,000 रुपया पर कट्टा या पर बैग, और किसानों को वो उपलब्ध करवाए मुझे नहीं पता 1,000, 800, 500 जो भी रुपए। तो इसका मतलब एक फर्टिलाइजर सब्सिडी भी एक बड़ा इश्यू है, आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए साथ में। दूसरा, अपनी जितनी डिमांड है उतनी डोमेस्टिक नीड पूरी हो ही नहीं पाती, अपने पास इतनी क्षमता नहीं है, तो यूरिया का हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस यूरिया के इंपोर्ट को कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा सन 2012 में यूरिया प्रोडक्शन की पॉलिसी या यूरिया नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई थी, जिससे कि यूरिया का उत्पादन बढ़ाया जाए। अब इस पॉलिसी का टाइम 2019 में खत्म हो गया। इसके तहत यूरिया का उत्पादन उतनी अभी भी नहीं हो पा रहा जितनी अपनी जरूरतें हैं। फिर इस पुराने वाली जो नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है फॉर यूरिया, इसकी जगह लेने के लिए अभी अपने मंत्रिमंडल ने नई यूरिया इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को, अभी जो है वो यूरिया न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया NIPU, इसको मंजूरी दी है। ये आज का अपना करंट अफेयर का टॉपिक है, NIPU। आई बात समझ? इस NIPU में क्या किया जाएगा? जो यूरिया प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि इंपोर्ट के ऊपर अपनी निर्भरता कम हो जाए। अच्छा, इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो तो इसका मतलब यूरिया की इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यहां पर ज्यादा बढ़ाई जाए। अब ऐसे लोग जो यूरिया का प्रोडक्शन यहां करना चाहते हैं, उनके साथ में कुछ वेरिएबल्स जुड़े हुए हैं, जैसे अपने यहां पर जो यूरिया बनाने के लिए नेचुरल गैस चाहिए, उसका इंपोर्ट करना पड़ता है। अब इंपोर्ट करना पड़ता है तो जो क्रूड ऑयल के साथ जो नेचुरल गैस आती है उसको हम इंपोर्ट करते हैं, तो वैश्विक स्तर पर इसका कॉस्ट या इसका प्राइस है वो फ्लक्चुएट करता है। बाहर से आती है ये, कभी महंगी कभी सस्ती, कभी हॉर्मुज का डमरू, जल डमरू बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है। मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चीजें बदलती है। दूसरा, ये जो प्रोडक्शन करेगा उस प्रोडक्शन के बाद में मार्केट के अंदर क्या प्राइस होगा उसकी अपर कैपिंग गवर्नमेंट कर देती है। तो मान लो कि ये यूरिया का प्रोडक्शन करने लग जाए कोई प्राइवेट प्लेयर, और मार्केट में उतना दाम उसको मिले ही नहीं जितना कच्चा माल की आपूर्ति में उसको पैसा लग गया, तो उसकी पोसाई नहीं आएगी। तो सरकार ने इस नेशनल नई पॉलिसी के अंदर मिनिमम 10% रिटर्न तो बनेगा ही बनेगा, 16% इन दोनों के बीच की कैपिंग कर दी कि आपको मिनिमम 10 से 16% के आसपास रिटर्न आप अगर बनाओगे इस पॉलिसी के तहत तो हम इंश्योर करते हैं। साथ में जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो 4 साल बाद में जो नेचुरल गैस खरीदने के लिए आपको बाहर से डॉलर में पेमेंट करेगा और उसके बदले रुपया जो है उसकी एक्सचेंज रेट में जो अंतर आएगा उस फ्लक्चुएशन से भी हम आपको बचाएंगे। मान लो पता लगा कि जो वो $1 की कीमत हो गई 120 रुपया, तो फिर इसके पड़ता ही नहीं खाएगा, ये चीज कच्चा माल महंगा हो गया, मार्केट में आगे बिकेगा नहीं। तो अब ये बाहर वाली एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए और प्लस इसका निश्चित एश्योर्ड रिटर्न देने के लिए इस पॉलिसी के अंदर खास प्रावधान किए गए हैं ताकि प्राइवेट प्लेयर ज्यादा से ज्यादा इस फील्ड में आए और ज्यादा से ज्यादा यूरिया का प्रोडक्शन हो और अपने देश की इंपोर्ट डिपेंडेंसी घट जाए। आ गई ये बातें समझ में? अब इस बात को कर लेते हैं, बस इतनी यही सारा। इसके अलावा कुछ साइड बाय साइड टॉपिक पूछे जाते हैं, जैसे यूरिया का एक सिंपल वर्जन होता है, चीनी के जैसे दानों वाली यूरिया आती है,
अब सर इस वाली यूरिया को छिड़कते हैं तो इसका क्वांटिटी ज्यादा लगती है, ज्यादा मात्रा में यूरिया छिड़कते हैं, हर साल यूरिया का वेस्टेज होता है और फिर एग्रीकल्चर रन ऑफ के रूप में जाके एनपीके जो है वो पास के तालाब झील नदियों में यूट्रोफिकेशन सुपोषण की समस्या पैदा करते हैं, एल्गी ग्रोथ बढ़ा देते हैं। इसके बजाय नीम कोटेड यूरिया सरकार ने 2015 में इंट्रोड्यूस की, जिसका उद्देश्य क्या है, यूरिया के दानों के चारों तरफ नीम की कोटिंग कर दी जाए, नीम के पेस्ट की लेपिंग कर दी जाए। इससे क्या होगा, ये यूरिया का दाना जमीन में जाके एकदम पिघल के सारा नाइट्रोजन रिलीज नहीं करेगा, धीरे धीरे पिघलेगा, तो इससे यूरिया जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा। तो ये ज्यादा टाइम तक प्रभावशाली धीरे धीरे नाइट्रोजन रिलीज करता रहेगा लंबे टाइम तक, तो इसका मतलब लंबे टाइम न्यूट्रिएंट बने रहेंगे। फिर सरकार ने दूसरा, नीम कोटेड के बाद दूसरा नैनो यूरिया, गुजरात के अंदर एक जगह है कलोल, वेरी फनी, कलोल नाम की जगह पर यूरिया और डीएपी, नैनो यूरिया और नैनो डीओपी नाम का संयंत्र लगाया, जिसका उद्देश्य है 40-50% के आसपास कम यूरिया की खपत आए। जो सामान्य यूरिया दानों के रूप में ऐसे बुरकाई जाती है, छिड़क दी जाती है खेत में, नैनो यूरिया का स्प्रे किया जाता है, और स्प्रे करोगे तो पत्तियों के माध्यम से नाइट्रोजन ज्यादा बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करेगा, और उससे क्या होगा, कम नैनो यूरिया खर्च होगी और ज्यादा बेहतर प्लांट की ग्रोथ हो पाएगी। तो दूसरा, नीम कोटेड के बाद में नैनो यूरिया भी एक जिक्र आता है, जो नैनो डीएपी भी आ गया उसके बाद में, डाई अमोनियम फॉस्फेट। फिर तीसरा यूरिया गोल्ड, अपने प्रधानमंत्री आए थे सीकर, वहीं से इसका इंट्रोडक्शन किया था। यूरिया के साथ में इसकी कोटिंग की गई सल्फर से, यूरिया की कोटिंग किससे की गई, सल्फर से, गोल्डन कलर का ही है ना, तो सल्फर का कलर गोल्ड, इसलिए इसको क्या बोला, यूरिया गोल्ड। अब इसमें क्या है, लगभग 37% तो यूरिया है और 17% सल्फर है। सल्फर इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, पादप की वृद्धि के लिए सल्फर भी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि अमाइनो एसिड होते हैं, उन अमाइनो एसिड में कुछ में से ग्रोथ करवाने के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है। तो ऐसी वाली यूरिया जिसमें नाइट्रोजन के साथ सल्फर की आपूर्ति की जाती है, और इसको क्या बोलते हैं, यूरिया गोल्ड। नैनो लेवल पर बनाई गई यूरिया, नैनो यूरिया। और नीम कोटेड यूरिया का फायदा, यानी कि ये अल्टरनेट फॉर्म ऑफ यूरिया भी सामने आए, ये भी नाम विकल्प अपने सामने आए हुए, इन तीनों को भी अपन ने कवर किया। अब देखते हैं, तो 15 जुलाई को प्रधानमंत्री जी ने, जो वो केंद्रीय मामलों की कैबिनेट जो मंत्रिमंडलीय समिति है, उसने आत्मनिर्भर भारत यानी कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। किसकी जगह लेगी, 2012 की नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया थी, उसकी जगह पर ये आएगी। अब इसमें क्या होगा, गैस आधारित, कौन सी गैस, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, जिससे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिलेगा, सबसे सस्ता आसान है, हाइड्रोजन मिलेगा। यूरिया विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देना, क्यों लगाए कोई, ताकि उसको एक अश्योर्ड रिटर्न अपन दे, और बाहर वाली जो डॉलर रूपी वैल्यू एक्सचेंज होता है उसमें कोई फ्लक्चुएशन होता है उससे बचाने के लिए। तो विनिर्माण इकाइयों के बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। 2012 की तुलना में प्रमुख बदलाव क्या है कि इसमें एक तो फिक्स जो लागत होती है कच्चे माल के लिए, और दूसरी जो बाहर से मंगवाएंगे उस हिसाब से जो चेंज आता रहता है, उन दोनों को अलग किया गया है। यानी कि पहले क्या होता था, कोई यूरिया वगैरह बनाने का कारखाना लगाएगा तो उसको एक मान लिया गया भाई ये लागत आती है, लेकिन बाहर से जो कच्चा माल आ रहा है, नेचुरल गैस आ रही है, वो रुपए डॉलर वैल्यू के हिसाब से मार्केट में उसका बदलाव होता रहता है। तो एक तो कच्चा माल जो यहां से उसको लिएगा उसकी फिक्स प्राइस है, और जो बाहर से लगातार जिसका प्राइस बदलता रहता है, उन दोनों को अलग अलग करके रखा गया, ताकि इनकी इनपुट कॉस्ट के ऊपर नजर रखी जा सके। उस हिसाब से इनके रिटर्न में अगर सरकार को कुछ सब्सिडी देनी है इन संस्थाओं को, तो वो सब्सिडी उस हिसाब से दे, एक फिक्स नहीं करके रखा गया। दूसरा, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उस आधार पर उसका रिटर्न जो है वो 10 से 16% निश्चित तौर पे आपको मिलती रहे, मिनिमम 10 मैक्सिमम 16 इस रेंज के बीच में मिलता रहे। दूसरा, 4 वर्ष बाद में जो प्रचलित विनिमय दर यानी कि रूपी टू डॉलर एक्सचेंज वगैरह है, उनमें जो है वो विदेशी मुद्रा जोखिम में मार्केट के अंदर जो कोई भी बदलाव आता है उस जोखिम को कम करने का प्रावधान इसमें किया गया है। अच्छा, 2000 अगर ये दोनों चीजें अपन करेंगे
तो सरकार को भी फायदा और मैन्युफैक्चरर को भी फायदा। हर नई यूरिया निर्माण इकाई लगाएंगे उसमें 250 करोड़ रुपए के आसपास बचत होगी। यानी कि पहले सब्सिडी वगैरह का दुरुपयोग हो रहा था, अब वो नहीं हो पाएगी। यूरिया उत्पादन की वर्तमान में क्या स्थिति है? 2012 वाली नीति के अनुसार जो सरकार के पीएसयू है उन्होंने आपस में ज्वाइंट वेंचर करके और प्राइवेट सेक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दो, उन्होंने यूरिया उत्पादन का कार्यक्रम शुरू कर रखा है। तो इसके तहत 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की थी, जिनमें से 4 तो पीएसयू के आपस में, 2 से ज्यादा सरकारी पीएसयू ने मिलकर के और 2 प्राइवेट कंपनियों के द्वारा लगाई गई थी। अब 2019 में समाप्त हो गई है और अभी उत्पादन के क्षेत्र में देखो तो 33 यूरिया इकाइयां अभी चल रही है और उनकी कुल क्षमता है 269.42 लाख मीट्रिक टन, जो कि कम है, बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है अपने को अभी। अब यूरिया के आयात को रिप्लेस अपने को करना है और 2026 उसकी जगह पर कार्य करेगी। यूरिया के बारे में बेसिक सी बातें। 46% नाइट्रोजन की आपूर्ति, यूरिया का केमिकल फॉर्मूला, सबसे ज्यादा दुनिया में यूज किया जाने वाला नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ करवाने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए कच्चे माल के रूप में नाइट्रोजन गैस, जिससे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन, फिर उससे हाइड्रोजन के साथ मिलाकर, नाइट्रोजन के साथ मिलाकर अमोनिया, अमोनिया की रिएक्शन CO2 के साथ में, और उससे बनता है यूरिया। हैबर-बोस प्रोसेस कहते हैं। अगर ज्यादा यूरिया का यूज करोगे तो एनपीके का बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। अब उसके लिए एनपीके के बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए यूरिया के अलग अलग वेरिएंट लाए गए, जिनमें नीम कोटेड यूरिया लंबे टाइम तक धीरे धीरे नाइट्रोजन रिलीज करता है और उससे कम फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है और जमीन की फर्टिलिटी ज्यादा लंबे टाइम तक बनी रहती है। दूसरा नैनो यूरिया, जो पत्तियों पर छिड़काव के माध्यम से जो है वो यूरिया की खपत कम करेंगे और उत्पादन ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, उसके बाद यूरिया गोल्ड, जो सल्फर के साथ मिलाकर के, जिसमें 37% नाइट्रोजन और 17% सल्फर होता है, तो उससे प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए है। अब ये सवाल सोल्व करो, दिखा पहला ठीक है क्या? नेचुरल गैस आधारित है। दूसरा रिटर्न ऑफ इक्विटी में 12-16 का रखा है। तीसरा 2012 की निवेश नीति के स्थान पर स्थिर और परिवर्तित, फिक्स और जो चेंज होने वाली लागत है उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। कितने स्टेटमेंट ठीक है? तीनों ही ठीक है। अगला बताओ, असर्शन रीजन वाले। एनआईपीयू 2026 के अंतर्गत प्रत्येक नई यूरिया इकाई पर 2012 की तुलना में 250 करोड़ की बचत संभव हो पाएगी। उसका कारण क्या है? विदेशी मुद्रा जोखिम कम करने हेतु 4 वर्ष बाद स्थिर लागत को प्रचलित विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपए में परिवर्तित करने का प्रावधान किया गया है और लागत संरचना को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। इससे सरकार की जो सब्सिडी पहले बिना क्लैरिटी के ऐसे ही जाती रहती थी, अब वो जाना कंट्रोल में आ जाएगी। जितना पैसा लगेगा, आपका फिक्स कितना है, फ्लेक्सिबल कितना है और रुपए टू एक्सचेंज वो कितना है, वो सरकार तय करेगी, पारदर्शी तरीके से लागू करेगी तो लागत कम हो जाएगी, बचत होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है क्या? ये इसी के कारण तो ये संभव हो पाएगा, है ना? तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ठीक है, तो बस यही सवाल है। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।